जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो टीओ और एटीओ नज़दीक है और हम एक जो मेंस है उसकी एक सीरीज़ हमने चला रखी है जिसमें हम आपको गाइड कर रहे हैं कि कैसे आपने मेंस लिखना होता है, क्या उसका कुछ फंडामेंटल्स होते हैं वो हमें समझने हैं, राइट। और मेरे साथ आपने प्रैक्टिस करते रहना है, राइट, तभी इसमें परफेक्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। शुरू करने से पहले देखेंगे, आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो एटीओ टीओ का जो पोर्टल है वहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप अपने क्वेश्चंस को लिखेंगे और वहाँ अपलोड करेंगे, जिससे कि देखिए डिस्कशन होगा तो आपका जो राइटिंग स्किल है वो बढ़ेगा। स्किल जो होता है, स्किल को सही तरीके से अगर आपने बढ़ाना है तो उसमें प्रैक्टिस ही करनी होती है, तो ये बात याद रखेंगे। तो देखिए, कल का जो क्वेश्चन था उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, देयर इज ऑलरेडी अ प्रोविजन फॉर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसे हम संचित निधि कहते हैं, राइट, कि एक प्रोविजन है कि हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जो अनुच्छेद 266 के अंतर्गत आता है। और ये होने के बावजूद, यानी कि संचित निधि होने के बावजूद, हमारे पास एक और हमने फंड मेंटेन किया हुआ है जिसे कहते हैं कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑलरेडी है, पर हमने एक और मेंटेन किया हुआ है, डेट इज कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे टैक्स पेयर्स होते हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, चाहे वो अमीर है गरीब है, जो भी टैक्स दे रहा है, गरीब जो एक आप कहेंगे कि गरीब कैसे टैक्स दे रहा है, गरीब टैक्स दे रहा है वो इनडायरेक्ट वे में दे रहा है। जैसे कि कोई भी वो वस्तु खरीदता है तो उसे टैक्स देना होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है वो टैक्स दे रहा है तो उससे टैक्स से ये फंड मेंटेन किया जाता है, ठीक है। ये रिजर्व, ये जो तिजोरी है वो मेंटेन की जाती है। तो ऊपर से एक और एक्स्ट्रा तिजोरी जो है, जो कि आर्टिकल 267 में आती है, आगे हम देखेंगे, वो भी मेंटेन की जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या ये जो टैक्स पेयर होते हैं, जो लोग हैं, उन पे बर्डन है। आइए देखते हैं इसको कैसे शुरू करना है। तो देखिए, शुरू करने से पहले मैंने आपको कल बताया था, एक शुरुआत होती है इंट्रो से, फिर हमारी एक बॉडी होती है, फिर हम एक कंक्लूजन देते हैं। फिलहाल आपने ये इसमें परफेक्शन लाना है, फिर हम आगे देखेंगे जो नए नए कीवर्ड होते हैं उसके हिसाब से आपने कैसे लिखना होता है, राइट। तो इंट्रो में मैंने कहा था इसको शॉर्ट रखते हैं, ज़्यादा इसमें फालतू की बातें ऐड नहीं करते हैं। बॉडी में आपके मोर देन वन पैराग्राफ आ सकते हैं, याद रखिएगा। इंट्रो में एक ही पैरा आएगा और बॉडी में मोर देन वन पैराग्राफ आते हैं, जिसमें आप उसी मुद्दे की बात करते हैं जो मुद्दा पूछा गया है। और कंक्लूजन में जो लास्ट में, आखिरी में जो आपको लगता है, आपकी जो सोच होती है, वो आप कंक्लूजन में देते हैं, राइट। और कंक्लूजन जो है आपकी इस बॉडी से लिंक होना चाहिए, यानी कि आप बॉडी में मानते हैं कुछ बात कर रहे हैं, जैसे कुछ आप एक्स की बात कर रहे हैं, पर कंक्लूजन जो है, आप कंक्लूजन एक्स के आधार पे नहीं दे रहे हैं, किसी और आधार पे दे रहे हैं, तो वो भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। यानी कि जो भी आप एक्स बात बोल रहे हैं तो कंक्लूजन आपका एक्स बात पर ही निर्भर होना चाहिए। अब ये कैसे आपको बेहतर समझ में आएगा, डोंट वरी, आगे समझ में आएगा, राइट। तो शुरू करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेंगे एक बार फिर से। तो यहाँ से हमें एक डेटा हमारा तैयार हो गया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहाँ आता है? अनुच्छेद 266 में। और जो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है वो आता है 267 में। गॉट इट। और पढ़ाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हिंदी मीडियम वाले बड़े परेशान हैं कि सर डेटा तो इंग्लिश में आ रहा है, हम कैसे पढ़ें। देखिए, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने, इसलिए मैं हिंदी का प्रयोग ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि नोट्स जो है इंग्लिश में है। तो आप मेरी बातों को समझ जाइए। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने क्वेश्चन हमें दे सकते हैं, पर मैं कोशिश करूंगा हिंदी में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तभी हम इस राइटिंग कर पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, जो आपकी राइट साइड में आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, 266 में आता है, अनुच्छेद 266 में आता है। और एक कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है जो 267 में आता है, ये आप देख पा रहे होंगे। और जो पब्लिक अकाउंट है ये भी आपका 266 में आता है। तो अभी हमारा पब्लिक अकाउंट की हम बात नहीं करेंगे, हमारा मेन मुद्दा है 266 और 267, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक बात और आप ध्यान से देखेंगे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा है कि जब हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कि 266 में बताया गया है, उसमें से जब पैसे निकालते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को बिना फॉलो किए हम वो पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो ये नहीं, वो जो प्रक्रिया है वो क्या है? अनुच्छेद 112 है जो बजट की बात करता है, जिसे टेक्निकली कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर 113 होता है, फिर 114 होता है।
तो इस तरह से आपको अनुच्छेदों का पालन करना होता है। जब ये पूरी तरह से पालन हो जाता है उसके पश्चात आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं कंटिजेंसी, माफ कीजिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कि 266 में है। तो ये जो पैसा निकालना होता है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है, यानी कि इसमें समय लग जाता है। अब ऐसी परिस्थिति को समझिए, अचानक से कहीं किसी राज्य में भूकंप आ गया है, जैसे 2013 में उत्तराखंड में सैलाब आ गया था, अगर आपको याद हो, उस पर एक मूवी भी बनी थी, केदारखंड। तो वो मूवी आपने देखी होगी, तो आपने देखा होगा सैलाब आ गए थे, लोग मर गए थे, तो अचानक से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो गया था, तो उसके लिए अचानक से पैसा चाहिए था। तो अगर हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि संचित निधि से पैसा निकालें, उसमें तो महीनों लग जाएंगे क्योंकि इसकी प्रक्रिया होती है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें हम तुरंत पैसा निकाल दें अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, राइट। वो हम आगे देखने वाले हैं, डोंट वरी। तो देखिए जो इंट्रो है, जैसे कि यहाँ पर मैंने इंट्रो लिखा है, आपने एग्जाम में इंट्रो नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वो कहां पर है? अंडर 266, मैंने साफ बात करी है। कहां है ये? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल। और जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है वो कहां पर है? अनुच्छेद 267 में, वो भी कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इन, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और जो कंटिजेंसी फंड ऑफ है, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? इसे देख रेख करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका एक कस्टोडियन होता है, ये अपने पास मेंटेन रखता है इसे, इस पैसे को, राइट, इस धन को। और इसका जो लेख देख होता है, जो ऑडिटिंग करते हैं, वो कैग करते हैं, जो अनुच्छेद 148 में आते हैं, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखते भी रहिएगा आप, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ ध्यान दे रहे होंगे, तो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी है, अगर आप देख पा रहे होंगे, सिंगल पैराग्राफ में पॉइंट टू पॉइंट बात। और खासकर मैंने आर्टिकल्स को दिखाया। मैंने कल भी बोला था, अगर कोई संवैधानिक संस्थान है तो आपने उससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो बताने जरूरी होते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो इंट्रो में मैंने ये बताया है। अब बॉडी की बात कर लेते हैं। बॉडी में आप वो लिखते हैं जो प्रश्न पूछा गया है, उसी से संबंधित बातें लिखते हैं, राइट। तो प्रश्न क्या था, अगर आपको याद है, कि ऑलरेडी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और एक और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आप बना रहे हैं, क्या वो एक टैक्स पेयर जो होते हैं उन पे भार होता है, अतिरिक्त भार होता है, एक्स्ट्रा बर्डन होता है? तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं हमने क्या लिखा है। देखिए, हमने कोशिश करी है कि बताया है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो एक मेन फंड है, मतलब एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है वो मेन होता है, यानी कि सरकार के जो भी साल भर के जो खर्चे होते हैं, और चाहे प्राप्तियां होती हैं जो सरकार को प्राप्त होते हैं, रिसीविंग होते हैं, और जो एक्सपेंडिचर होते हैं, वो डायरेक्टली चार्ज किस पे होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसीलिए आपने देखा बजट प्रस्तुत होता है, फिर बजट को पारित करने में 1-1.5 महीने लग जाते हैं, तब जाकर पैसा मिलता है। आई रिपीट, 1-1.5 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये मेन है। तो सरकार के जितना भी रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो, जैसे जो करों से पैसा सरकार के पास आता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, और जो कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े सरकार जो लोन लेती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, जो वर्ल्ड बैंक से लेती है, जो बाहर की जो IMF है, ऐसी जगहों से बड़ा बड़ा जो अमाउंट लेती है, वो किस में आता है? कैपिटल रिसिप्ट में। तो जितना भी पैसा आता है वो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, देखिए डिपॉजिट होगा। और जितना भी पैसा जो बजट में एक्सपेंस के रूप में आता है, ये देखेंगे, जितने भी खर्चे होते हैं जो बजट में प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर सरकार पैसा देती है, तो वो भी कहाँ पर आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। और मैंने इसमें बताया आपको, इसकी एक प्रक्रिया होती है, 112, 113, 114 ये अनुच्छेद होते हैं। ये मैं आगे पॉलिटी वाली क्लास में आपको बताऊंगा जरूर। तो इसमें समय लग जाता है। और वहीं पर अगर देखें कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये एक तरह का अनफोर्सीन इमरजेंट एक्सपेंडिचर होता है। अनफोर्सीन मतलब, देखिए, भविष्य किसी ने नहीं देखा है। अनफोर्सीन मतलब नहीं देखना, भविष्य किसी ने नहीं देखा है। आज हो सकता है आपकी स्थिति अच्छी हो, इसकी क्या गारंटी है कल भी आपकी स्थिति अच्छी हो, है ना? इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए भविष्य में अगर कोई परिस्थिति खराब हो जाती है तो उस समय अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है। जैसे उदाहरण मैंने दिया था 2013 का उत्तराखंड की जो आपदा थी, वहां पर उत्तराखंड की स्थिति बड़ी खराब हुई थी, तो उस समय उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने पैसा दिया था, जिससे कि वो अपने जो उनकी तबाही हुई है उसको कहीं ना कहीं खत्म तो नहीं कर सकते, पर कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। तो ये वहां काम आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें डिले नहीं होता है, कैनॉट बी डिलेड, मतलब इसमें पैसा निकालना है तो इसमें कोई 112, 113, 114 वाली जो अनुच्छेद है उसकी प्रक्रिया नहीं करनी होती है, ठीक है। जो सरकार होती है, जो केंद्र सरकार है, इमरजेंसी में इसमें आराम से पैसा निकाल सकती है, राइट।
तो देखिए ये मैंने इसमें इसकी बॉडी में मैंने ये बता दिया है कि असल में इनका कार्य क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर आप दिखेगा दूसरा जो मैंने पैराग्राफ इस्तेमाल किया है इसमें, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे एक पहला पैराग्राफ बॉडी में इस्तेमाल किया है, ये वाला, इसे देख लीजिए, एक पूरा पैराग्राफ इस्तेमाल किया है। अब इसके बॉडी में दूसरा और तीसरा, ये दूसरा पैरा है, ये तीसरा पैरा है। तो मैंने आपसे पहले कहा था इंट्रो में एक ही पैरा इस्तेमाल करेंगे, बॉडी में आप 2-3 पैराग्राफ इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो दूसरा पैरा में है इसको समझाने के लिए मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक स्थिति बनाई है। कभी कभी हमें कुछ समझाने के लिए एक काल्पनिक स्थिति बनानी पड़ती है, राइट, तभी वो चीज़ें समझ में आती है। तो मैंने काल्पनिक, इसलिए मैंने हाइपोथेटिकल लिख दिया। तो एग्जाम में आप जरूर लिखिएगा कि ये जो भी मैं समझा रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो क्या है, काल्पनिक है। तो मानो देखो काल्पनिक दे रहे हैं तो आप कहेंगे कि सपोज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कि जो आदमी है वो 10,000 रुपये कमाता है प्रति माह और वो 1,000 रुपये क्या करता है, इंश्योरेंस को दे देता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसने ले रखी है, यानी कि 10,000 रुपये कमा रहा है, 1,000 रुपये उसने क्या दे दिया है, EMI दे दी है, यानी कि उसके पास 9,000 रुपये आए हैं। परंतु कल कुछ ऐसा होता है कि उसके साथ दिक्कत हो जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है उसके सब पास। तो क्या होगा, उस समय वो जो पैसा उसने 1,000 रुपये पर मंथ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम दिया है, वो इंश्योरेंस उस समय उसके काम हो गया। अचानक से मानते हैं उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 5 लाख की जरूरत पड़ गई, तो ये पैसा अब कहाँ से आएगा, जो उसने इंश्योरेंस दिया था, इंश्योरेंस की EMI दी थी, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको वो पैसा देगी, राइट। तो क्या ये बर्डन है उसके लिए, चाहे 1,000 रुपये महीना कट रहा है उसका, एक तरह का वो बर्डन है। क्या सच में बर्डन है? इमेजिन करिए कि उसको अचानक से 5 लाख की जरूरत पड़ गई है, उसको या उसके परिवार में किसी को दिक्कत आ गई तो अचानक से उसके पास 5 लाख रुपए आ गए, तो क्या सच में बर्डन है? नहीं ना। तो वही चीज देखिए, तो यहीं पर भी क्या है कि सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यही सिद्धांत कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में भी अपनाया गया है। जैसे कि होता क्या है, सरकार का जितना भी सरकार के पास पैसा आता है सालाना, सरकार उसी में से कुछ पैसा कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में कर देती है, ठीक है। तो देखिए कभी भी कोई राज्य में कोई परिस्थिति खराब होती है तो अचानक से राज्य के पास वो पैसा आ जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार, जो राज्य है उसको अचानक से पैसा मिल गया है, तो सेम स्थिति हुई आदमी वाली। हालांकि उसका 1,000 रुपये महीना कट रहा था, मिलना उसे 10,000 चाहिए था क्योंकि कमा तो 10,000 रुपये रहा था, पर असल में उसे 9,000 रुपये मिल रहे हैं क्योंकि 1,000 रुपये तो वो दे रहा है, परंतु अंत में आप देखिए वही पैसा उसके काम आया। तो यही चीज यहां पर मैंने बताई हुई है, पहले उदाहरण दिया है, फिर वही उदाहरण को, या अगर ये x एक उदाहरण है और नीचे वाला जो y है, x को मैंने y के रूप में दिखा रखा है कि रियलिटी में जो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है जो कि y में है, वो यही काम करता है, एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है। कोई परिस्थिति खराब हो जाए भविष्य में तो उस परिस्थिति को क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है। देखो खत्म तो नहीं कर सकता ना, कोई भी, अगर किसी का कोई लॉस हो जाता है, किसी का घर टूट गया, किसी का मकान डूब गया, तो उसको वो मकान दोबारा बना के तो नहीं दे सकता, पर उतना पैसा, उसके लगभग पैसा दे सकता है जिससे कि वो दोबारा से वही मकान बना ले, राइट। तो यहां पर देखिए कंक्लूजन में मैंने क्या समझाया है, तो अंत में मैंने आपको बताया था एक आपने कंक्लूजन देना होता है। सो एट लास्ट, अंत में वी कैन से, हम कह सकते हैं कि जो समय होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, यानी कि समय एक सा नहीं होता है, समय एक सा नहीं होता है, और जो सिचुएशन होती है इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो जो परिस्थितियां होती है वो समय के साथ जुड़ी हुई होती है, यानी कि जैसा समय होगा परिस्थिति आपकी वैसी हो जाएगी। समय अच्छा, परिस्थिति अच्छी, समय बुरा, परिस्थिति बुरी, राइट। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। तो इसीलिए वी कांट चेंज द फ्यूचर, हम भविष्य को बदल नहीं सकते। जो फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो भविष्य में होने वाला घटनाएं हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य तो हम देख ही नहीं सकते। अगर हम भविष्य की घटनाएं चेंज करने लग जाए तो हम तो भगवान हो जाएंगे, राइट, बट हम इंसान ही अच्छे हैं, राइट। तो हम बस एक चीज कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, कि जो भविष्य की जो घटनाएं हैं उसके लिए कुछ इमरजेंसी फंड को हम मेंटेन कर सकते हैं, कि भविष्य में कोई दिक्कत हो जाए, कुछ परिस्थितियां खराब हो जाए, हमारे प्रतिकूल हो जाए, अगेंस्ट हो जाए, तो हम उस समय क्या कर सकते हैं, वो जो हमें नुकसान हुआ है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि उस नुकसान को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, खींच रहा है कांटे को, लो की तरफ ला रहा है, कि जो भविष्य में होने वाली घटना जो हाई है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। सो इन द एंड, अंत में, इट्स नॉट अ बर्डन टू मेंटेन द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो भारत सरकार जो कंटिंजेंसी फंड बना रही है, जो इमरजेंसी फंड है, वो कोई भार नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी भार नहीं है। अगर उसे लॉन्ग टर्म में सोचा जाए, भविष्य के अनुसार देखा जाए, तो वो कोई क्या नहीं है, भार नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप उदाहरण दे सकते हैं, उत्तराखंड का 2013 का जो उदाहरण है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप क्या सीखे, एक बार यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने इंट्रो दिया था, इंट्रो में डायरेक्ट बात करी थी संविधान के किस अनुच्छेद में रखा है, क्योंकि अगर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्थान है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो अब तो उससे संबंधित जो आर्टिकल्स होते हैं वो आप जरूर दिखाइए। दूसरा, मैंने बॉडी में पॉइंट टू पॉइंट बात करी थी,
और इसमें एक उदाहरण भी दिया था, यानी कि मोर देन वन पैराग्राफ इस्तेमाल कर रहे थे, और उदाहरण काल्पनिक उदाहरण भी दिया था। पर जब आप उदाहरण काल्पनिक देते हैं तो उसमें जरूर लिख दीजिए काल्पनिक, और इंग्लिश में हाइपोथेटिकल। फिर अंत में मैंने जो कंक्लूजन दिया था, तो ये बताया था कंक्लूजन में कि जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो अस्तित्व में है, जो रियलिटी में है, वो गलत नहीं है। वो असल में कोई एक लायबिलिटी नहीं है, एक भार नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखिए बहुत आसान होता है मेंस राइटिंग, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, और आप मेरे साथ जो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अपना लेवल देखिएगा आगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, देखेंगे टीओ और एटीओ में आप जानते हैं डायरेक्ट मेंस आपने देना है। मेंस में 3 पेपर हैं आपके। तो पहला वाला है आपका गवर्नमेंट अकाउंट का है, दूसरा है जनरल नॉलेज, और तीसरा है इंग्लिश एंड हिंदी। और यहाँ पर आपको तीनों पेपर्स के लिए टेस्ट सीरीज दी जाएंगी। इसमें एक में आपके 10 टेस्ट पेपर्स हैं, तो टोटल हो गए 30। और अगर आप इंडिविजुअली परचेस करना चाहते हैं, अगर आप केवल मान लेते हैं गवर्नमेंट अकाउंट का परचेस करना चाहते हैं, तो यू हैव टू पे ओनली 299। इसमें आपको 10 टेस्ट पेपर्स दिए जाएंगे। ठीक है, बट पर्सनली आई एम सेइंग यू जस्ट परचेस दिस, बिकॉज इसमें कॉम्बो प्राइस मिलेगा। 3 के 3 आपकी जो पेपर्स हैं उसकी टेस्ट सीरीज मिलेगी, यानी कि टोटल 30 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। और प्लस इसमें आपको गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर 1 से 8 तक डिस्कशन मिलेगा। और अगेन आई से गोयला क्लासेस की इसमें मोनोपोली है, हमारे अलावा जो गवर्नमेंट अकाउंट है वो कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। तो ये आपको फायदा होगा, क्योंकि मान लीजिए मेरी बात, अगर आपका पेपर रुकेगा, ऐसा ना हो पर रुकेगा तो इसकी वजह से रुक सकता है, तो यहाँ पर आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और साथ में स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ऑलरेडी जो पॉइंट हाईलाइटेड हैं तो वो आप हमारे स्टडी मटेरियल में देख पाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तो आप हमारे स्टडी मटेरियल में आप देख पाएंगे। तो अगर आप कॉम्बो प्राइस लेते हैं तो ऑल 3 टेस्ट पेपर तो मिलते ही हैं आपको, राइट, प्लस आपको डिस्कशन भी मिलेगा, प्लस आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। ओके, और एक और ऑफर है आप लोगों के लिए, एक प्रीमियम लेक्चर्स का है पैक, उसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, एंड इट विल कॉस्ट यू 2999 ओनली। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, तो इसमें हम डेली बेसिस पे अपडेट डालते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, तो आप इसमें लॉगिन करिए। और जो कंपटीशन है, जो अपडेट्स हैं, उससे दूर मत रहिए, वरना पिछड़ जाते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। तो कल के लिए मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, कैन वी से इंडिया विल सून बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले समय पे जो भारत है, भारत की जो इकोनॉमी है या भारत का जो स्टेटस है, जैसे अभी फिलहाल वर्तमान में हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं भारत को, कि प्रगति की तरफ भारत चल रहा है, तो डेवलप्ड हो जाएगा, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हाँ, आपने इसमें कमेंट करना है। देखिए अब आपने कमेंट करना है, अब ये कमेंट में हमने क्या ध्यान देना होता है वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, अच्छे कमेंट करिए, और जिससे कि हमें क्या होता है, आपके कमेंट से, आपके सहयोग से हमें एक प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कि हम और मेहनत कर पाते हैं, राइट। तो यहीं से मैं ये लेक्चर समाप्त करने जा रहा हूँ। जय हिंद।